सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज मैं हूं पप्पू रजक, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है स्कोप ऑफ नर्सिंग इन इंडिया वर्सेस एब्रॉड, यानी कि नर्सिंग का जो स्कोप है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है या फिर एब्रॉड में। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर बीएससी नर्सिंग करके कहीं पे आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं और आप एक बहुत ही सेटल्ड जॉब ढूंढना चाहते हैं और आप बहुत कंफ्यूज हैं कि मैं इंडिया में जॉब करूं, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट जॉब मिला भी है तो भी अगर आप इंडिया में जॉब करना चाहते हैं या फिर एब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में अगर आप कंफ्यूज हैं तो आज के इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस आपके माइंड में एक सवाल हमेशा चलते रहता होगा कि नर्सिंग का जो स्कोप है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है या फिर मुझे एब्रॉड की तरफ मूव करना चाहिए, एब्रॉड में जाने का ड्रीम देखना चाहिए। तो वो सारी चीज भी इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल तरीके से जानेंगे स्कोप ऑफ नर्सिंग इंडिया में ज्यादा है या फिर एब्रॉड में ज्यादा है, और हम ये समझेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर्सिंग का जो स्कोप है वो इंडिया में कैसा है। सबसे पहले इंडिया को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम लोग एब्रॉड की तरफ चलेंगे कि एब्रॉड में किस किस कंट्रीज में कैसा कैसा सैलरी है, कैसा वहाँ पे पीआर वगैरह का क्या सीन होता है। हर एक तरीके से मैं हर एक चीज को छोटे छोटे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इंडिया की तरफ देखते हैं कि इंडिया में नर्सिंग का स्कोप कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया आपको पता है कि एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, बहुत ही तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और जो भी क्लिनिक्स है उनका डिमांड जो है इंडिया के अंदर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे नए नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं और एक नया स्कीम आया है जो कि आयुष्मान भारत का स्कीम है, वो भी उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर सेक्टर है एक्सपेंड हो रही है। सेकंड थिंग क्या हम बात करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में कैसा है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लिए हैं या फिर जीएनएम किए हैं और इंडिया में जॉब करना चाहते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। अगर आप इंडिया के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग ऑफिसर हो गया या फिर स्टाफ नर्स हो गया, रेलवे हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो स्टाफ नर्स, क्लिनिकल हेल्थ स्पेशलिस्ट, क्रिटिकल केयर नर्स और पब्लिक हेल्थ नर्स वगैरह वगैरह आप बन सकते हैं। थर्ड थिंग की बात करें वो है सैलरी एंड ग्रोथ, यानी कि अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या फिर आप कोई भी स्कीम के थ्रू काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सैलरी कितनी मिल सकती है, मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना तक जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें तो आप एज ए स्टाफ नर्स अगर जॉब करेंगे तो एज ए फ्रेशर स्टार्टिंग में ज्यादा आपकी सैलरी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वैसे वैसे आपकी सैलरी जो है वो बढ़ते जाएगी। तो स्टार्टिंग यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर का जो सैलरी है वो 20 से 30 हजार रुपया पर मंथ आपकी हो सकती है और ये बढ़ते बढ़ते 60 से 70 हजार या फिर 1 लाख तक भी हो सकती है। बात की जाए यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप एम्स वगैरह में जॉब करते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर या फिर रेलवे या फिर एसिक्स जिपमर वगैरह में काम करते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो वहाँ की जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है, बहुत ही प्रोफेशनल पोस्ट माना जाता है नर्सिंग ऑफिसर, और वहाँ का जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग वहाँ पे सैलरी होती है 80 to 85,000 सैलरी जो होती है वो स्टार्टिंग होती है और ये बढ़ते आपका लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी जा सकती है। तो गाइस सैलरी के बारे में तो आप क्लियर हो गए होंगे। थर्ड थिंग की अगर हम बात करेंगे सैलरी के अलावा तो वो है एडिशनल कैरियर स्कोप, यानी कि पैसे तो कमा ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे प्रमोशन वगैरह क्या क्या सीन है, या फिर बीएससी के बाद आप एमएससी या फिर हायर लेवल का आप कैसे स्टडी वगैरह कर सकते हैं, या फिर कैसे क्लिनिक्स में हायर लेवल का पोस्ट आप कर सकते हैं, एचआर बन सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे पोस्ट होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में जो स्टाफ नर्स से ऊपर होती है और उसकी रिस्पेक्ट भी काफ़ी होती है और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये तो क्लिनिकल फील्ड हो गया। उसके बाद अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो टीचिंग फील्ड में भी आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और उसमें भी आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी खासी लाखों में हो सकती है। आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। वहाँ पे भी जो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे रिसर्च होते हैं जो आप कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी खासी होती है। आपकी सैलरी जो है वहाँ पे 50,000 से लेके 1 लाख तक या फिर 1.5 लाख तक भी जा सकती है। तो गाइज ये था इंडिया के बारे में स्कोप, सैलरी वगैरह। अब हम चलते हैं सेकंड थिंग यानी कि एब्रॉड के बारे में, यानी कि अगर आप फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं तो फॉरेन में स्कोप कैसा है, सैलरी कैसा है और फिर वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग है ग्लोबल डिमांड ऑफ नर्स, यानी कि एब्रॉड में ग्लोबली जो इंडियन नर्सेस है उसकी डिमांड कैसी है। तो दोस्तों नर्सिंग एक हाई डिमांडिंग प्रोफेशन है और इसकी जो डिमांड है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे होता है, यानी कि आप किसी भी कंट्री से हैं तो ये इसका जो आपका जो डिमांड है वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वहाँ का जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। वहाँ पे रिक्त जो पद होता है बहुत कम होता है, तो बाहर से बहुत सारे नर्सेस को रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। तो आपके लिए एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से कहीं और मूव करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड हो गया, या फिर यूके हो गया, आयरलैंड हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत ही हाई पेइंग है और बहुत ही अच्छे फैसिलिटी के साथ आपको जॉब प्रोवाइड करती है। कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इसमें जो इंडियन नर्सेस की डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इंडियन नर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है वो वर्ल्ड क्लास में गिना जाता है। इसकी जो कोर्सेज का जो ड्यूरेशन होता है पूरे 4 साल का होता है। गाइज, एब्रॉड में नर्सिंग जॉब करने का सेकंड बेनिफिट है बेटर सैलरी पैकेज, यानी कि वहाँ पे जो सैलरी है वो इंडिया से काफी ज्यादा बेटर होती है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि एब्रॉड जाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है बहुत ही अच्छा खासा सैलरी, यानी कि वहाँ का जो सैलरी है, पैसा है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेट करता है कि मैं भी एब्रॉड में जाके जॉब करूं, क्योंकि इंडिया में उतना पैसा नहीं मिलता है और एब्रॉड में नर्सिंग का जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सैलरी जो है वो कंट्री के अकॉर्डिंग वेरी करता है, यानी कि अगर आप यूके में जाते हैं तो यूके में एज ए स्टार्टिंग में बैंड 5 या फिर बैंड 4 का जो नर्स होता है उसका जो सैलरी होता है 1.5 से 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया पर मंथ तक होती है। और बाकी सारी कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इस सब में भी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होती है। कंट्रीज़ के बारे में स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके पास लाऊंगा कि किस किस कंट्रीज़ में कैसा कैसा सैलरी मिलता है, कैसा कैसा फैसिलिटी मिलता है। इस वीडियो में सब कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि एब्रॉड में जो नर्सिंग की जो सैलरी होती है इंडिया से काफ़ी ज़्यादा होती है और आप अच्छा खासा एक जो सेटल्ड लाइफ है उसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सैलरी के साथ साथ वहाँ पे जो जॉब का जो ड्यूरेशन है, यानी कि इंडिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा घंटे तक काम करना पड़ता है। वहाँ पे जो शिफ्ट जो है काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और जो ड्यूरेशन है यानी कि वीकली जो होता है वो 30 to 35 आवर्स का ही जॉब होता है। और इसके साथ साथ अगर आप वहाँ पे सैलरी को अगर बूस्ट करना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं, वहाँ पे आप एडिशनल शिफ्ट भी कर सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा शिफ्ट भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा शिफ्ट करने से आपकी जो नॉर्मल एवरेज जो सैलरी होती है उससे डबल या ट्रिपल सैलरी आपकी मिलती है, क्योंकि एक्स्ट्रा शिफ्ट में क्या होता है कि सैलरी जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, तो आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा आप उसको बढ़ा सकते हैं ओवर शिफ्ट करके। थर्ड थिंग की अगर बात करें एब्रॉड में जॉब करने का, तो वो है हायर लिविंग, और आपका जो है स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाता है, यानी कि वहाँ पे जो रहन सहन है, यहाँ पे वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, ये सब का इन्वायरमेंट में अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो पर्सनालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। और इंडिया में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। अगर आप एब्रॉड में 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल जॉब करके इंडिया में आते हैं तो वहाँ पे इंडिया में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ वहाँ पे आपको फ्री ट्रैवल भी मिल सकता है, या फिर आपका जो रेंट है या फिर जो रहने का जो आपका फैसिलिटी है, हाउस है, वो सब भी फ्री में मिल सकता है। कहीं कहीं पे हॉस्पिटल के थ्रू मिलता है, या फिर उस जो कंट्री है कंट्री के थ्रू मिलता है, या फिर कहीं कहीं पे खुद से पे करके वो सारा चीज चलाना पड़ता है। तो हर एक कंट्री का अलग अलग सीन होता है। तो गाइज, ये सारा चीज सैलरी और स्कोप वगैरह के बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। क्योंकि अगर आप एब्रॉड में जाना चाहते हैं, का जो एग्जाम होता है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है, तभी आप एब्रॉड में एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम होता है, जो टेस्ट होता है वो आपका लैंग्वेज को लेकर होता है, क्योंकि आप इंडिया में बेसिकली क्या होता है, हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं। जैसे यूके हो गया, यूके में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री है, तो वहाँ पे क्या होता है, आप अगर वहाँ पे जाके जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक ओईटी या फिर IELTS करके जो एक टेस्ट होता है उसको पास करना होगा। उससे ये प्रूव होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ का जो डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, या फिर पेशेंट हो गया, पेशेंट का गार्जियंस हो गए, उनसे आप अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें, इसलिए ये जरूरी होता है एग्जाम को पास करना। ये तो लैंग्वेज एग्जाम था। उसके अलावा वहाँ का जो नर्सिंग एग्जाम होता है, जैसे NCLEX हो गया या फिर ऑस्की हो गया, ये सारे एग्जाम, जैसे आप यूके में जाना चाहते हैं तो यूके में OET क्वालिफाई करने के बाद CBT लिखना होता है, उसके बाद ऑस्की देना होता है, और भी कुछ कुछ कंट्रीज हैं उसमें NCLEX को एक्सेप्ट किया जाता है एज एग्जाम। तो आपको इन सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद ही आपको वहाँ पे जो काम करने का लाइसेंस मिलता है। तो ये सारे एग्जाम्स हैं जिसको क्वालिफाई करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम थोड़े टफ होते हैं, लेकिन उतना भी टफ नहीं होता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और आपके अंदर अगर ड्रीम है, जुनून है, डेडिकेशन है, पैशन है काम करने का,
तो मुझे उम्मीद है कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई करें। अगर आप फैमिली से दूर नहीं रहना चाहते हैं या फिर आपको इन्वायरमेंट से कोई प्रॉब्लम है, जैसे वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, उससे अगर आपको प्रॉब्लम है तो गाइज आपको अब्रॉड जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनल अटैचमेंट अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप अब्रॉड में जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इंडिया में तो क्या है, वो तो अपना घर है, तो इंडिया में भी जॉब करना फैमिली के साथ भी रह सकते हैं, और फैमिली से दूर रह के भी तो इंडिया में घर ज़्यादा दूर नहीं होता है, वहाँ पे आना जाना जब चाहें तब आ जा सकते हैं छुट्टी लेके। लेकिन अगर आप अब्रॉड में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ से इंडिया आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो गाइज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका ड्रीम क्या है। तो दोस्तों यही था कंपैरिजन कि जो स्कोप्स ऑफ नर्सिंग है वो इंडिया में कैसा है, अब्रॉड में कैसा है। आई होप कि मैं ट्राई किया हूँगा खुद से कि आपका जो भी थोड़ा बहुत जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उसको क्लियर करने का कोशिश किया हूँगा। तो गाइज यही था आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।